प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के जो वीडियो लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने महात्मा गांधी के सामाजिक चिंतन, सामाजिक विचारों, महात्मा गांधी के सामाजिक व्यवस्था पर क्या सोच थी, उसको गहनता के साथ अध्ययन किया। आज इस वीडियो लेक्चर में हम महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों की चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी की आर्थिक सोच क्या थी, अर्थात उनका आर्थिक संकल्पना क्या थी, किस प्रकार की वो अर्थव्यवस्था चाहते थे, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने, जैसा कि मैंने बताया, महात्मा गांधी के सामाजिक चिंतन को समझा। अब हम गांधी के आर्थिक विचारों को इस परिप्रेक्ष्य में समझने की बात करेंगे। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस गंभीरता से और जिस गहनता से महात्मा गांधी ने अपने इन विचारों को प्रस्तुत किया है, उस आधार पर बहुत से चिंतक और शोधकर्ता गांधी को एक श्रेष्ठ अर्थशास्त्री के रूप में परिभाषित करते हैं। गांधी के अर्थशास्त्रीय चिंतन को सुविधा के दृष्टिकोण से हम निम्न बिंदुओं के तहत समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें पहला है समानता के बारे में उनके विचार, अर्थात इक्वलिटी के बारे में गांधी क्या सोचते हैं। वहीं आर्थिक न्याय संबंधी उनके विचार क्या थे, इकोनॉमिक जस्टिस। विकेंद्रीकरण पर गांधी जी की सोच क्या थी। विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन केवल पॉलिटिकली नहीं, राजनीतिक दृष्टिकोण से ही नहीं, आर्थिक दृष्टिकोण से भी डिसेंट्रलाइजेशन। इस पर उन्होंने बड़ी गहनता के साथ विचार प्रस्तुत किए हैं, उनको हम समझेंगे। स्वदेशी का पक्ष उन्होंने किस प्रकार और कैसे रखा। वहीं कायिक श्रम और व्यवसायों की समानता के बारे में गांधी जी क्या कहते हैं। वहीं औद्योगिकरण और यंत्रवाद का विरोध गांधी जी ने कैसे किया, क्यों किया, उसके पीछे उनके आधार क्या थे, क्यों वो इसको शोषण का आधार मानते थे, इन सारी बातों का हम अध्ययन करेंगे। वहीं विकेंद्रित ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इसके बारे में गांधी जी का क्या कहना है। श्रम और पूंजी पर विचार, और उनका सबसे प्रमुख चर्चित सिद्धांत जिसको कहते हैं न्यास धारिता या प्रन्यास का सिद्धांत, उसको भी हम गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम गांधी जी के आर्थिक विचारों पर प्रकाश डालते हैं। गांधी जी के आर्थिक विचार आर्थिक प्रश्नों की शास्त्रीय व्याख्याओं पर आधारित नहीं थे। उन्होंने तो दरअसल नैतिक आस्थाओं को आर्थिक क्षेत्र में लागू करने का प्रयास किया। इसी कारण गांधी जी ने आर्थिक विचारों की अपनी पद्धति को मानवीय अर्थशास्त्र की संज्ञा दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आर्थिक संबंधों में सत्य और अहिंसा की प्रयुक्ति मानवीय अर्थशास्त्र का आधार है। गांधी जी की स्पष्ट मान्यता है कि अर्थशास्त्र व नैतिकता वस्तुतः एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। अतः शाश्वत और उदार नैतिकता उनके आर्थिक विचारों की आधारशिला है। उन्होंने नैतिकता विहीन आर्थिक सिद्धांतों को प्राण विहीन अर्थशास्त्र की संज्ञा दी है। उन्होंने कहता है कि ऐसा अर्थशास्त्र जो नैतिकता नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई प्राण, कोई ह्यूमन वैल्यूज उसमें नहीं होती है। उनके शब्दों में वो कहते हैं कि वह अर्थशास्त्र जो नैतिक और भावनात्मक पक्षों की उपेक्षा करता है, मोम की मूर्ति की तरह जो लगती चाहे सजीव हो किंतु प्राण विहीन होती है। अब गांधी जी के ने अर्थव्यवस्था के क्या नैतिक आधार प्रस्तुत किए हैं, उनको समझते हैं। गांधी जी के आर्थिक विचारों की रूपरेखा कतिपय नैतिक मूल्यों पर आधारित है। उनकी आर्थिक प्रणाली के नैतिक आधारों को विवेचन हम कुछ बिंदुओं के तहत समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला बिंदु है समानता। समानता को वो कहते हैं यह शोषण मुक्त और न्याय युक्त समाज का आधार है। वो कहते हैं ऐसा समाज जो समानता पर आधारित है वो निश्चित तौर पर शोषण मुक्त होगा और न्याय युक्त होगा। तो शोषण मुक्ति का और न्याय युक्त होने का जो आधार है, जो मापदंड है किसी भी समाज का, वो सबसे पहला मापदंड उसके वहाँ समानता है। एक प्रोवर्ब, उन्होंने एक कहावत भी कही है कि विश्व के सारे महान धर्म मानव जाति की समानता, भाईचारे और सहिष्णुता का संदेश देते हैं।
इसी को आधार मान के उन्होंने आगे चल के समानता के सिद्धांत की व्याख्या भी की है। गांधी जी की दृढ़ मान्यता है कि समानता को सुनिश्चित किए बिना कोई आर्थिक प्रणाली आदर्श नहीं मानी जा सकती। उनके मानवीय अर्थशास्त्र में गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने समानता को सभी व्यक्तियों द्वारा भौतिक संपदाओं के समान मात्रा में स्वामित्व के रूप में नहीं, अपितु प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति की समान सुनिश्चितता के रूप में परिभाषित किया है। गांधी जी ने स्पष्ट किया है कि भौतिक संपदा और विलासिता के साधनों के पीछे मनुष्य की अंधी दौड़ ही असमानता का मूल कारण है। समाज में जो असमानता है, जो इनइक्वालिटी है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसके पीछे लोगों की ये सोच है कि वो भौतिकवाद के पीछे अधिक भाग रहे हैं। वो विलासिता की जो साधन है उनको अधिक से अधिक प्राप्त करना चाह रहे हैं। उसकी प्रतियोगिता की बनी हुई जो स्पर्धा है, ये स्पर्धा, ये प्रतियोगिता, ये भौतिकवादी संस्कृति, ये भौतिकवाद के प्रति उनकी दौड़, यही समाज के अंदर आगे चल के असमानता, शोषण और अन्याय को जन्म देती है। अतः उन्होंने समानता की स्थापना के लिए भौतिकवादी दृष्टिकोण के परित्याग को आवश्यक माना। जैसे आपने देखा होगा कि एक बार एक टीवी का उदाहरण आता था जिसका नाम था ओनिडा, नेवर्स एनवी ओनर्स प्राइड। अर्थात उस टीवी का जो प्रचार है उसमें ये माना गया है, ये कहा गया है कि इस टीवी को लेने से जो ओनर है, टीवी का जो मालिक है, उसको प्राउड हो रहा है और उसको देख करके पड़ोसी उससे जल रहा है। अर्थात जलेगा तो वो भी टीवी लाएगा। अर्थात इस प्रकार ये प्रतियोगिता, जो भौतिकवादी प्रवृत्ति की जो प्रतियोगिता है, ये आगे चल के समाज के अंदर असमानता और शोषण, अन्याय, इनको जन्म देती है, विभेदकारी परिस्थितियों को जन्म देती है। अतः उन्होंने समानता की स्थापना के लिए भौतिकवादी दृष्टिकोण के परित्याग को आवश्यक माना है। उन्होंने कहा है कि अन्य लोगों की तुलना में अपने भौतिक कल्याण को महत्व देने की प्रवृत्ति लोगों में अनावश्यक प्रतियोगिता की भावना को जन्म देती है। उनका मत है कि जीवन के प्रति दृष्टिकोण में जब स्वार्थ केंद्रीय तत्व बन जाता है, सेल्फिशनेस, तब असमानता सामाजिक व्यवस्था का सहज तत्व बन जाता है और शोषण और दमन असमानता के साथ जुड़ जाते हैं। ये तीनों चीज़ें, शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, ये सभी एक ही श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार उनके मत में स्वार्थ ही सामाजिक असमानता, शोषण और दमन का मूल कारण है। वे आर्थिक संबंधों में स्वार्थ वृत्ति का निराकरण करके एक समता युक्त समाज की स्थापना करना चाहते हैं। ये था उनके समानता के बारे में विचार। अब हम आर्थिक न्याय के बारे में गांधी जी क्या कहते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस क्या है और ये किस प्रकार स्थापित होगा, उसको हम जानते हैं। गांधी जी के अनुसार आर्थिक न्याय का अर्थ है व्यक्ति द्वारा कर्तव्यों के निर्वाह और प्रतिफल के मध्य विवेक सम्मत संतुलन। कर्तव्यों का निर्वाह और प्रतिफल के मध्य विवेक सम्मत संतुलन, ये बैलेंस है, यही आर्थिक न्याय है। गांधी जी के अनुसार एक न्यायनिष्ठ आर्थिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार होना चाहिए, किंतु यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह अधिकार व्यक्ति को तभी प्राप्त हो जब वह अपनी क्षमता के अनुपात में अपने कर्तव्यों का पालन करे। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक हाथी को उतनी मात्रा में खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार है जितना कि उसके शरीर के आकार के अनुपात में आवश्यक हो, किंतु उसे अपने शरीर के आकार के अनुरूप ही सेवा प्रदान करके इस उपभोग को उचित सिद्ध करना होगा। यदि वह ऐसा करता है तो यह माना जाएगा कि उसने एक चींटी के बराबर ही भोजन किया है। आर्थिक न्याय की उनकी धारणा में दो तत्व महत्वपूर्ण पाए जाते हैं। पहला तत्व है प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति का आश्वासन। पहली धारणा क्या है आर्थिक न्याय की, कि प्रत्येक व्यक्ति को
उसकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति का आश्वासन, और दूसरा तत्व है सचेतन प्रयत्नों द्वारा नैतिक उत्थान के लिए व्यक्ति का समर्पण। उपर्युक्त तत्वों में से प्रथम समाज से यह अपेक्षा करेगा कि वह सभी व्यक्तियों को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन उपलब्ध करवाए। वहीं दूसरा तत्व व्यक्ति से यह अपेक्षा करेगा कि वह अपनी आवश्यकताओं को यथासंभव सीमित कर ले। इस प्रकार उनकी आर्थिक न्याय की धारणा में समाज और व्यक्ति दोनों के कर्तव्य समाविष्ट हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है, किंतु आर्थिक न्याय के प्रति समर्पित व्यक्ति इनकी पूर्ति के संबंध में 3 बातों को सदैव ध्यान रखेगा। वो पहली बात है, जीवन स्तर में सुधार के प्रयत्न एक सीमा तक ही उचित माने जा सकते हैं। अतः व्यक्ति को अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। किसका? अपरिग्रह। अच्छा, उसका मतलब है, अपरिग्रह का मतलब है कि अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं से अधिक की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को उतना ही संचयन करना चाहिए जितना कि उसकी न्यूनतम जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक है। यदि न्यूनतम जीविकोपार्जन से अधिक संसाधनों को वो संचित करता है तो वो उचित नहीं है। दूसरा है, व्यक्ति को अस्तेय का पालन करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। वर्तमान आवश्यकता से अधिक संग्रह करके रखना चोरी के समान है। गांधी जी ने कहा कि किसी ऐसे फल को लेना जिसकी मुझे आज आवश्यकता नहीं है अथवा आवश्यकता से अधिक मात्रा में लेना मेरे लिए चोरी है। हम सदैव अपनी वास्तविक आवश्यकताओं के प्रति जागरूक नहीं होते और हम में से अधिकांश अनुचित रूप से अपनी आवश्यकताओं का विस्तार कर लेते हैं और स्वयं को चोर बना देते हैं। तो इन 2 चीज़ों को आप समझ गए होंगे। पहली चीज़ है अपरिग्रह, जिसका मतलब है कि अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं से प्राप्ति के लिए कभी प्रयत्न करना ही नहीं चाहिए। और दूसरा है अस्तेय, जिसका मतलब है कि न्यूनतम आवश्यकताओं का ही संग्रह करना चाहिए, उससे अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। तीसरा है, व्यक्ति को उन चीज़ों का स्वामित्व नहीं रखना चाहिए अथवा स्वयं के लिए उनकी प्राप्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए जो करोड़ों अन्य लोगों को उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। गांधी जी के अनुसार उन चीज़ों के स्वामित्व की इच्छा करना जो सामान्यतः आम लोगों को उपलब्ध नहीं है, मानवता के विरुद्ध है। इस प्रकार न्याय के उपयुक्त आधारों से स्पष्ट है कि संसाधनों का समाज में न्याय सम्मत वितरण, रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जस्टिसेबल डिस्ट्रीब्यूशन, संसाधनों का समाज में न्याय सम्मत रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन, रैशनल या न्याय सम्मत या जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन, और व्यक्ति के द्वारा अपनी आवश्यकता से अधिक संसाधनों को समुदाय के हित में स्वेच्छापूर्वक त्याग देने की तत्परता गांधी जी के सामाजिक अर्थशास्त्र, सोशल इकोनॉमिक्स के 2 अनिवार्य आधार हैं। इन 2 सिद्धांतों के कारण गांधी की आर्थिक न्याय की धारणा में सर्वोदय में रूपांतरित हो जाती है। क्यों? गांधी जी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सर्वोदय भी है, वो इसी आधार पर रूपांतरित होती है, क्योंकि इसमें सबका कल्याण एक साथ सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। आशा है कि आर्थिक विचारों के क्रम में गांधी जी के समानता, आर्थिक न्याय संबंधी विचार आपको स्पष्ट हुए होंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम गांधी जी के विकेंद्रीकरण, स्वदेशी, कायिक श्रम और सभी व्यवसायों की समानता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।